नमस्कार, मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल @PK साइंस पे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपको मैं कक्षा 10 की साइंस में पढ़ाने जा रहा हूं अम्ल, क्षार और लवण पार्ट नंबर 2, जिसमें से हम क्षार के विषय में बताएंगे। और क्षार की परिभाषा वैज्ञानिक स्वैंटे आर्हिनियस के अनुसार बताया गया है कि वे सभी पदार्थ जो जल में विलय होने पर या जल में घुले होने पर H+ आयन देते हैं। अर्थात यदि ऐसे नहीं समझ पाए तो बेटा कहने का मतलब है जितने कोई भी पदार्थ होता है जो जल में घुलाया जाता है, जो जल में क्रिया करता है, जल से क्रिया करता है या जल में मिलाया जाता है, और जब जल में मिलाया जाता है तो क्या करता है, वो कोई भी पदार्थ का निर्माण करे। हम रिएक्शन ना बताते हुए आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि वो क्या करता है, OH- आयन देता है। जो पदार्थ जल में वियोजित होने पर, जल में घुले होने पर, यहाँ पे विलय होने पर कुछ चीजें और लिख सकते हो आप, जैसे घुले या वियोजित। वियोजित का मतलब मिला होना, घुले होना, मिला होना, विलय होना, मिले होना, सब एक ही बात है। तो वे सभी पदार्थ जो जल में विलय होने पर OH- आयन प्रदान करते हैं, उन सभी पदार्थों को क्षार कहा जाता है। देखो, कोई पदार्थ है, वे सभी पदार्थ ना, माना एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ होता है, मैंने एक रिएक्शन लिखा है, इसी से अनुसार समझाता हूं। मैंने माना कि AB एक पदार्थ है और वो जल में जब डुबोया जाता है तो क्या करता है, तो बेटा वो क्या करता है, वो सिर्फ AB बना करके या कुछ भी बना करके क्या करता है, OH- आयन देता है। ऐसे रिएक्शन को या ऐसे पदार्थों को कहा जाता है क्षार। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम क्षार के भौतिक गुणों के विषय में पढ़ते हैं। भौतिक गुणों का मतलब वास्तविकता में क्षार होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्या उसके गुण हैं, क्या वो करता है, इस विषय में इसी पदार्थों को हम कहते हैं भौतिक गुण। यहाँ पे हम आपको लिख के बताते हैं। क्षार के भौतिक गुण, पहला भौतिक गुण और बहुत अधिक, बहुत बार सबसे जरूरी होता है क्या, ये एक ऐसी द्रव्यीय प्रकृति होती है। पहला जो भाग होता है, उस पहले भाग को हम बेटा क्या कहते हैं, उस पहले भाग को हम कहते हैं, देखो ज्यादा ज्यादा और सब जगह लिखा हुआ मिलता है। पहला भाग होता है क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। स्वाद कैसे होते हैं, जब स्वाद को चखा जाता है, जीभ के स्वाद के अनुसार चखा जाता है बेटा, तो कैसे होते हैं, वो तीखे होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है बेटा कि क्षार क्या करते हैं, क्षार बेटा जब क्षार को लिटमस पेपर में, यानी कोई भी लिटमस पेपर या नीला लाल कलर का लिटमस पेपर इसके अंतर्गत लाते हैं या इसके पास में लाते हैं, इसको डुबोते हैं। जब क्षार का कोई विलयन भरा होता है, उस विलयन में हम लिटमस पेपर को डुबोते हैं। तो जब उस लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग समेत। देखो यहीं पे बता देता हूँ बेटा, ये एक जल का प्रयोग करके मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बताया कि यहाँ तक हमने जल भरा हुआ है, ये कैसा है, ये क्षारीय जल है, इसको क्षारीय जल कहेंगे हम, यह क्षारीय विलयन है। और इस क्षारीय विलयन में बेटा हमने क्या किया, लाल लिटमस पेपर को डुबोया। हमने ये लाल लिटमस पेपर इसमें डुबो दिया। ये कौन सा है, ये क्या है बेटा, लाल लिटमस पेपर। लाल लिटमस पेपर को डुबोया, और जैसे ही हमने डुबोया तो हमने ये देखा बेटा कि ये क्या करता है, उस लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है बेटा, जितना उसके संपर्क में आता है उसको कर देता है नीला।
रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन को कहा जाता है बेटा कि मतलब देखो इस क्षारीय विलयन में हमने क्या किया, हमने लाल लिटमस पेपर को रखा। जैसे ही लाल लिटमस पेपर को रखा तो हमने देखा क्या कि जैसे ही हमने लिटमस पेपर को डुबोया, लाल लिटमस पेपर बेटा मैंने डुबोया और डुबोने के तुरंत पश्चात मैंने देखा कि ये तुरंत ही उस लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है बेटा, तुरंत उस लाल लिटमस पेपर को बदल करके उसको उसने नीला कर दिया। ये दूसरा गुण होता है और ये दूसरा गुण बेटा प्रमुख गुण भी माना जाता है। नोट कर लेना, और यदि ऐसे नोट ना हो सके बेटा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट कर लेना बेटा, क्वेश्चन आते ज़रूर हैं और पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। एक और गुण, क्षार को स्पर्श करने पर, चाहे जिस क्षारीय विलयन को हम या किसी भी क्षारीय पदार्थ को जब स्पर्श करते हैं बेटा, या फिर स्पर्श करने का मतलब उसको छूते हैं, टच करके देखते हैं, और जैसे ही टच करते हैं तो पता चलता है कि वो थोड़ा सा दुरदुरा टाइप नहीं होता है, वो चिकना टाइप का होता है, ऐसा चिकना टाइप का कि आप स्लिप करते हो। ये होते हैं क्षार के भौतिक गुण। ठीक है, अब एक चीज और आपको बताते हैं। अब देखो इसमें एक बात और पूछी गई है बेटा, पूछा ये गया है कि किसके आधार पे, विलयन के आधार पे। विलयन का मतलब कोई भी विलयन होता है बेटा, कोई भी मिश्रित विलयन, किसी भी विलयन में जब हम क्षार को देखते हैं तो क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार। ये प्रबल क्षार क्या होता है, ये प्रबल क्षार जब जल में मिला होता है तो इनके OH आयन पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। इनके OH आयन वियोजित हो जाते हैं, कहां पर, इनके OH आयन जल में
इनके OH आयन जल में पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से जल में टूट जाते हैं, और इनको कहा जाता है प्रबल क्षार। अब दुर्बल क्षार क्या होते हैं? वे सभी आयन, वे सभी क्षारीय पदार्थ जो जल में या जिनके OH आयन जल में पूरी तरह से नहीं टूटते, नहीं डूबते हैं, इनको कहा जाता है, पूरी तरह से नहीं मिलते, उनको बेटा कहा जाता है दुर्बल क्षार। मैंने बहुत 60 शब्दों में लिखा है, इनके OH आयन जल में नहीं वियोजित होते, मतलब जल में वियोजित नहीं होते, नहीं पूर्ण वियोजित नहीं होते, जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं, जल में पूर्ण वियोजित नहीं होते हैं। जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, उनको दुर्बल क्षार कहा जाता है। ये कब होता है? ये विलयनों के आधार पे क्षारों के प्रकार होते हैं, क्षार कितने कैसे प्रकार के होते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बेटा आगे बात करते हैं क्षार के रासायनिक गुण। जिसमें हम पहले नंबर में बताते हैं बेटा क्षार के रासायनिक गुण कौन से होते हैं, मतलब इनको प्रयोगशाला में किस प्रकार से दिखाया जा सकता है, या फिर बेटा इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो इनकी पहला नंबर पे वही है धातु के साथ क्रिया। जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, देखो किसी भी धातु को ले सकते हैं, हमने जिंक को लिया है, और जिंक के साथ में एक उदाहरण हमने ले लिया है बेटा NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो अब इसमें देखा हमने कि होता क्या है, बेटा ये क्या करते हैं, ये ZnNaO का मिश्रण बनाते हैं, या फिर इनको दूसरी भाषा में लिख सकते हो आप OH माइनस Na2 लिख सकते हो, या इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो Na2OZn बनाते हैं, प्लस में बना लेते हैं OH माइनस आयन, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो क्या होता है, एक ये क्या बन के तैयार हुआ, एक लवण बन के तैयार हुआ। बेटा लवण क्या होता है ये सभी जानते हो, और प्लस में क्या बनता है, ये OH प्लस आयन, नहीं OH माइनस नहीं देते बेटा, H2 गैस उत्सर्जित करते हैं, H2 गैस उत्सर्जित होती है। क्या होता है, H2 गैस उत्सर्जित करते हैं बेटा, और क्या होता है हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। लिख सकते हो कि जब हम किसी भी क्षार की क्रिया, जब हम किसी क्षार की क्रिया किससे कराते हैं बेटा, धातु से कराते हैं, तब हमें यहाँ पे लिख लेना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा,
क्षार की क्रिया जब हम धातु की क्रिया क्षार से कराते हैं बेटा, तो एक लवण प्लस क्या होता है, दूसरा क्या होता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, निकलती है। निष्कासित होती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है बेटा। दूसरा नंबर क्या है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बेटा, आप कर भी सकते हो। जैसे कि इसको संतुलित कर लेना बेटा। क्या करोगे, संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, देखो Zn इधर एक है, उधर भी एक है, यहाँ पे सोडियम 2 है बेटा। सोडियम 2 होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 होते हैं, और 2 ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे 2 लगा देते हैं बेटा, यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या होगा 2Zn NO2 Na। और बेटा अब यहाँ पे 4 हो गए, तो इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, फिर ऐसे ही हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर हम आपको बताते हैं। दूसरा नंबर है बेटा धात्विक आयन से क्रिया। जब धात्विक आयन से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, देख लो बेटा, जब हम किसी भी क्षार की क्रिया, धात्विक आयन, धातु आयन का मतलब होता है बेटा, धातु आयन कौन सा है, तो ये जैसे कि मान लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ऐसी क्रियाएं किससे कराते हैं बेटा, जब धात्विक आयन की क्रिया कराते हैं। धात्विक आयन होता है, धातु आयन ये हो गया, और आगे क्या मिलेगा, एक ये तो हमें क्षारीय विलयन हो गया बेटा ये दोनों। अब धात्विक आयन धातु आयन क्या से होते हैं, तो धातु के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा दिया, और दूसरे में क्या करते हैं, और दूसरे में भी हम सोडियम से क्रिया करा देते हैं बेटा। तो देखो क्या बन के तैयार होता है। इसमें से क्या होता है बेटा, ये आसानी से जल को निर्गित करते हैं। ये यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो जल छोड़ते हैं, और जल के साथ में जो बचता है उसको क्या निकाल लेते हैं, CaCO2। जल के बाद में बेटा क्या करते हैं, CaCO3 बना लेते हैं, CaCO3 बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं बेटा। ये होता है। और जबकि दूसरे में क्या होता है, दूसरे में H2O बनाते हैं। H2O बनाने के बाद में आपने देखा क्या हुआ, H2O बना लिया, यहाँ पे H, फिर क्या बात करते हैं बेटा, NaCl बना लेते हैं, और NaCl2 बनाते हैं, 2NaCl निकल के तैयार होता है। और दूसरा क्या तैयार हो रहा है बेटा, दूसरा हमारा 2H2O तैयार होता है, 2H। इसको संतुलित कर देते हैं। अब आप देखिए सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है और पूर्ण रूप से संतुलित है। ये कब होता है, जब धात्विक आयन बनता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, जब धात्विक आयन की क्रिया
जब हम धात्विक आयन की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं बेटा तो लवण व जल का निर्माण होता है। एक लवण बनता है और एक जल का निर्माण होता है। देखो जैसे कि ये एक लवण बन के तैयार होता है बेटा, ये एक लवण बन के तैयार होता है, साथ में जल की निष्कासन होता है या जल भी साथ में निकलता है। ये एक धात्विक आयन से क्रिया कराने पे होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं क्या, धात्विक आयन से क्रिया या धात्विक आयन से क्षार की क्रिया या क्षार से धात्विक आयन की क्रिया। ठीक है, चाहे जो जैसे बोलना चाहो बोल सकते हो, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आगे फिर से देखते हैं हम। जब हम क्षार व अम्ल की क्रिया कराते हैं, जब हम क्षार की क्रिया और अम्ल दोनों की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो इसके लिए देख लेते हैं। हम एक क्षार लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं H2SO4 से कराते हैं। और जब इनसे क्रिया कराते हैं तो देखो क्या होता है, जब क्षार व अम्ल की क्रिया कराते हैं, जब क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं बेटा तो क्या होता है, ये सबसे पहले तो क्या करता है, इसको तोड़ता है, H से H2 से अलग करता है बेटा, और इधर क्या करता है, एल्युमिनियम अलग हो जाता है। पूरा एल्युमिनियम निगेटिव पार्ट को कर देता है क्या, बाहर कर देता है, और बनाता क्या है, Al2 और SO4 का होल थ्राइस बनाता है बेटा, SO4 का होल थ्राइस बनाता है। और फिर क्या करता है बेटा, फिर जो हमारा बचता है उसको H2O में बदल देता है। H2O यानी जल का निर्माण करता है। सीधी बात है, जब हम क्षार की क्रिया, क्षार व अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या करता है, वो रासायनिक अभिक्रिया करते समय क्या करता है, क्षार अम्ल को या अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जब अम्ल व क्षार की क्रिया तो वह क्या होता है बेटा, जब हम अम्ल की क्रिया, अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिला देते हैं, जब मिलाते हैं तो क्या करता है, क्षार अम्ल के प्रभाव को या अम्ल की स्थिति में जो प्रभाव होता है, अम्ल जो उस विलयन में प्रभाव डालता होता है उसको नष्ट कर देता है, जल का निर्माण और एल्यूमिनियम सल्फेट बना देता है। अब उधर हमारे पास H2 है, इधर 2 है बेटा, इधर H क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया 2 से क्रिया की, जब 2 की तो ये जो हमारे OH थे, OH 3 थे बेटा, 6 हो गए। ठीक है, 6 हुए तो H 6 हुए, O 6 हुए। इधर हमने देखा 2 भी है और SO O 4 और 4 12 हो गए। इधर हमारे पास कितने हैं, इधर 3 दूना 6 ही है और 6 4 10 हैं। इसके लिए बेटा यहाँ पे हम और 2 कर देते हैं। जब 2 करेंगे बेटा तो देखते हैं कि दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ जब देख लेते हैं बेटा तो हमें जो मिल के तैयार होता है वो 6H2O मिलता है। ठीक है, अब 6H2O के साथ में क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे 3 से क्रिया करा दें तो पूरी तरह से संतुलित हो जाएगा। यहाँ हम 3 से क्रिया करा देते हैं और जब 3 से क्रिया कराते हैं तो देखते हैं पूरा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। उसी प्रकार से प्रबल क्षार की क्रिया जल से क्रिया कराते हैं। जब प्रबल क्षार की जल से क्रिया कराते हैं, मतलब प्रबल क्षार को, कोई एक प्रबल क्षार ले लेते हैं जैसे NH4OH, NH4OH की क्रिया जब हम जल से कराते हैं बेटा तो होता क्या है, सबसे पहली बात तो क्या होता है, ये NH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं। NH4 क्या होता है, NH4 क्या करता है, प्लस चार्ज लेकर के बाकी सबको छोड़ देता है, और जो छूटता है वो क्या है, OH माइनस आयन छूटता है। ठीक है, NH4 ने अपनी अवस्था छोड़ करके क्या किया, बाहर कर दिया। अब देखो इसको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करने के लिए आप सबसे पहले
इसको देख लें। और मैंने जो बताया है कक्षा 10 के पहले पार्ट में, वहाँ पे मैंने सबसे आसानी से लिखा हुआ है और मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उससे आप कर सकते हो। उस हिट एंड वाश की क्रिया से, हिट एंड ट्रायल या वाश की क्रिया से आप इसको संतुलित कर सकते हो। जब प्रबल क्षार की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें क्या होता है, तो हमें कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? OH माइनस आयन प्राप्त होता है। OH माइनस आयन प्राप्त होता है। ठीक है। जब हम प्रबल क्षार में जल को जल में वियोजित करते हैं, जब हम प्रबल क्षार को जल में वियोजित करते हैं, प्रबल क्षार को बेटा जल में वियोजित करते हैं, तो हमें क्या होता है? OH माइनस आयन प्राप्त होता है। ये है हमारा क्षार की अन्य क्रियाएं। अब दूसरा देखते हैं बेटा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग हैं कहाँ पे? क्षारों का उपयोग आप कहाँ पे कर सकते हो, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ज़्यादातर पूछा जाता है कि क्षार को आप कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हो, क्षार का उपयोग कैसे कर सकते हो। देखो, क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं बेटा? तो सबसे अच्छा उपयोग क्या होता है? क्षार का उपयोग हम पहले तो वस्तुओं को नष्ट करने में कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? क्षार का उपयोग हम क्षार का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं बेटा? क्षार का उपयोग हम वस्तुओं को नष्ट करने में करते हैं। और वो क्षार कौन सा होता है? AlOH का होल थ्राइस। इस क्षार का प्रयोग हम वस्तुओं को नष्ट करने में कर सकते हैं बेटा। या ऐसे करके हम आसानी से इस अम्ल, इस प्रबल क्षार का, इस क्षार की क्रिया से हम वस्तुओं को स्वतंत्रता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा निर्जलीकरण के लिए कर सकते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं बेटा? तो पहला तो होता है NH4OH। दूसरे को हम कह सकते हैं KOH। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों आसानी से, निर्जलीकरण का मतलब हो जल का निष्कासन या शुष्क बनाना। क्या करते हैं बेटा? शुष्क बनाने का कार्य करते हैं, शुष्क बनाते हैं। निर्जलीकरण का करने का मतलब शुष्क बनाना होता है। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट होता है बेटा
इनका प्रयोग बेटा धावन सोडा बनाने में होता है, और वो धावन सोडा जो बनाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कहते हैं बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको क्या करते हैं, धावन सोडा बनाने का कार्य करते हैं। इस जो क्षारीय विलयन द्वारा होता है या इस क्षारीय पदार्थ द्वारा हम क्या करते हैं, धावन सोडा बनाते हैं। ठीक है, और ये थे हमारे उपयोग जो जहाँ जहाँ हम क्या करते थे, क्षार का उपयोग कर सकते थे।